Hello everyone, this is the third part of NQR spectroscopy. NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक हमने पढ़ लिया है क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट के बारे में और कैसे वो लाइक स्प्लिटिंग होती है, एनर्जीज क्या होती है, कितनी एनर्जी होती है और एसिमेट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम पता करते मतलब ये इलेक्ट्रो जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो एनक्यूआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हो सकती है वो तो यही होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। लाइक अगर नॉन ज़ीरो सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट हुआ, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तो उसके केस में हमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलती है। नॉन स्पेरिकल हुई तो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो क्वाड्रुपोल कपलिंग कांस्टेंट होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग देखने को हमें मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं मॉलिक्यूल में। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जिसे हम EFG बोलते हैं, स्मॉल क्यू से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो एसिमेट्री पे डिपेंड करता है कि किसी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना एसिमेट्रिक है। जितना ज़्यादा एसिमेट्रिक होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा। ठीक है, सिमेट्री है वो s ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है और p एंड d ऑर्बिटल की कम होती है, क्योंकि जो s है वो स्फेरिकल शेप का होता है, p और d जो है नॉन स्फेरिकल होते हैं, उसमें लाइक डम्बल लाइक होते हैं वो। तो उस वजह से जो किसी न्यूक्लियस के अंदर किसी न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल में एस करेक्टर ज़्यादा है, किसी एटम या मॉलिक्यूल में एस करेक्टर ज़्यादा है ऑर्बिटल्स का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हमें स्प्लिटिंग कम देखने को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती है कई बार। लेकिन अगर पी और डी करेक्टर बढ़ेगा तो हमें स्प्लिटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जो क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट है वो ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ जाती है अगर पी और डी करेक्टर बढ़ता है। उसी तरीके से अगर एस करेक्टर बढ़ेगा तो जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक अगर लोन पेयर है, लोन पेयर भी क्या होते हैं, एसिमेट्री ऐड करते हैं मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी एटम में, न्यूक्लियस में। तो अगर लोन पेयर्स हो गए किसी मॉलिक्यूल में तो एसिमेट्री ऐड करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉन्डिंग। तो अब जो बॉन्डिंग होती है, जो लीगेंड्स की बॉन्डिंग होती है, देखो अगर लीगेंड्स एसिमेट्रिक हुए किसी मेटल के अराउंड, है ना, मान लो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है लेकिन उसमें मल्टीपल लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो लाइक नॉन ज़ीरो होगा, वो एसिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगे तो एसिमेट्री आ जाती है वहाँ से। लेकिन अगर सेम टाइप के लिगेंड्स लगे हो गए वो सिमेट्रिकल होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो उस केस में जो हमें स्प्लिटिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी। आयनिक करेक्टर बॉन्ड का, अब जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा ना उतनी सिमेट्री बढ़ती है, आयनिक करेक्टर के साथ सिमेट्री बढ़ती है और कोवलेंट करेक्टर के साथ सिमेट्री घटती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट घटता है। मैं सिमेट्री वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिमेट्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ही होता है। तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कम होगा, और जितनी ज़्यादा एसिमेट्री होगी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बढ़ेगा एसिमेट्री के साथ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ quadrupole coupling constant can be compared with the quadrupole coupling constant value of the free atom। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, जो हमारा जो यहाँ पे फ्री एटम का कपलिंग कांस्टेंट दिया है और यहाँ पर मॉलिक्यूल का दिया है। तो देखो मॉलिक्यूल में जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी सिमेट्री बढ़ेगी और क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर डी करेक्टर बढ़ेगा, डी करेक्टर या पी करेक्टर बढ़ेगा, तो उसमें एसिमेट्री ऐड हो रही है और जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी एनर्जी में। उसके बाद आई है, आई यानी आयनिक करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा सिमेट्री बढ़ेगी और
जो है क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और फिर पाई करेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा पाई करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड्स में, उतनी ज़्यादा सिमेट्री भी बढ़ेगी और हमारा कपलिंग कांस्टेंट वो हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है। इन दिस वे वी कैन एस्टिमेट द आयनिक करेक्टर एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसके आधार पे हम कह सकते हैं ना कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसा है किसी मॉलिक्यूल में, वो आयनिक है या कोवलेंट है, या सिमेट्री उसमें कैसी है, उसमें एस करेक्टर कितना है या डी करेक्टर कितना है। डी करेक्टर ज़्यादा होगा तो क्वाड्रुपल कपलिंग की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, स्प्लिटिंग कम हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, उसमें आयनिक करेक्टर को, उसमें कोवलेंट करेक्टर को, या फिर एस और पी और डी करेक्टर को, है ना। उसी तरीके से जो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे न्यूक्लियाई, वो उनकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी सेम होगी। अगर उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट होगी वो न्यूक्लियाई, इसका मतलब वो सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देंगे इसमें। तो इस तरीके से हम डिफरेंट न्यूक्लियाई के लाइक डिफरेंट कैरेक्टर हम देख सकते हैं, है ना। और फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल में मल्टीपल क्लोरीन एटम लगे या कोई और एटम लगे जो NQR एक्टिव है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही है हमारे स्पेक्ट्रम में। जितनी नंबर ऑफ लाइंस आएगी उसका मतलब है कि उतने ज़्यादा उसमें उतने टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है। अगर एक ही लाइन आएगी तो इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियाई है वो सारे इक्वलेंट है। ठीक है, एक ही टाइप का न्यूक्लियाई है और उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो कपलिंग कांस्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट या फिर कह लो कि जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका रिलेशनशिप क्या होता है विद इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, हाइब्रिडाइजेशन से एस और पी करेक्टर तो बढ़ता है या घटता है, तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा बॉन्ड में उतना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा वो, और उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा बॉन्ड में उतनी ज़्यादा कम होगी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू, और उतनी ज़्यादा कम होगी उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। और जितना ज़्यादा पी करेक्टर होगा सिमेट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। उस तरीके से पाई बॉन्डिंग, तो जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी पाई बॉन्डिंग के साथ। ठीक है। और आयनिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी कम होगी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।